साथियों नमस्कार। मैं अंकुर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत करके अपनी पढ़ाई एक दमदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है एक अच्छा स्वरूप दे करके चल रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी को जो है अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो। तो चलिए, अब हम आज जो हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे थे वो अपना पढ़ रहे थे हम समास। क्या पढ़ रहे थे? वो हम पढ़ रहे थे समास। और समास के अंतर्गत हमने अविभाव समास और तत्पुरुष समास को हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इससे पहले मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अविभाव समास के बारे में हमने पढ़ा था कि अविभाव समास क्या होते हैं। देखिए, अविभाव समास में प्रथम जो पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। अवयवी भाव समास, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अवयवी भाव, अवयवी भाव समास, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो भी प्रथम पद, इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है आपका? प्रधान होता है। ठीक है। प्रथम पद प्रधान जिसमें होगा वो आपका अविभाव समास हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते थे, ऐसे शब्द होते थे जिन पर लिंग और वचन का, लिंग या फिर कहे वचन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। ठीक है ना। उनका अर्थ चेंज नहीं होता था, चाहे लिंग चेंज कर दे। ठीक है ना। जैसे हमने कहा राम, राम अति आवश्यक कार्य कर रहा है। राम अति आवश्यक, चलिए अति आवश्यक हटा देते हैं यहाँ पर। राम प्रतिदिन, राम प्रतिदिन अपना कार्य करता है। राम प्रतिदिन अपना कार्य करता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया और फिर यहीं पर नाम दे दिया हमने, सीता प्रतिदिन कार्य करती है। तो प्रतिदिन का कोई भी एक आगे की जो भी चीज़ है, ठीक है, वो चेंज आपकी नहीं होती। प्रतिदिन का अर्थ चेंज नहीं हुआ। प्रतिदिन सीता भी कार्य करती है और राम भी कार्य प्रतिदिन ही करता है। तो इस प्रकार के जो समास थे जिन पर प्रथम पद समास होता है, लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविभाव समास के अंतर्गत आ जाते थे। दूसरा हम बात कर रहे थे तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने आपको कराया था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, ठीक है, संबंध का की के और करण अधिकरण में पर, इस प्रकार से हमने याद रखा, वो सभी आपके आ जाते थे तत्पुरुष समास। तो आज हम जो पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका कर्मधारय समास। क्या आ जाता है? कर्मधारय समास। हम आज कर्मधारय समास पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें शेयर कर दें और अपना सपोर्ट बना दें हमारे साथ में। ठीक है। और चलते हैं हम आगे, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहेंगे। कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कर्मधारय समास से क्या होते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं आपके क्वेश्चन। तो कर्मधारय समास, देखिए ऐसा समास या ऐसे शब्द जिनसे गुणों की विशेषता, कोई भी वस्तु है आपकी, उसमें कोई भी वस्तु है या कोई व्यक्तित्व है, किसी का कोई व्यक्ति है, उसके गुणों को प्रकट करता है, गुणों की विशेषता। यह जो समास होता है क्या प्रकट करता है? गुणों की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है। उसके गुणों के बारे में वर्णन करता है। दूसरी हम बात करें एक प्रकार से, देखिए गुणों का वर्णन करता है, हम कह सकते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, देखिए विशेषण क्या होता है? विशेषण हमेशा गुण को प्रकट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जो गुणों को प्रकट करता है एक प्रकार से, इसको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है। और विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में या जिसके गुणों को प्रकट किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं विशेषण और विशेष्य में संबंध स्थापित करते हैं। संबंध हो, यदि विशेषण और विशेष्य में कोई संबंध दिया हो तो वहां पर किस प्रकार का समास आपका होगा? तो वहां पर होगा आपका कर्मधारय समास। यहां तक क्लियर हो जाएगा? दोनों पॉइंट क्लियर हुए। देखिए, पहले में गुणों की विशेषता बताएगा, ठीक है ना, गुणों की विशेषता बताएगा, जैसे सफेद कमल, ठीक है ना, एक प्रकार से कमल किसके कैसा है? सफेद हो गया। विशेषण बता दी, विशेषण और विशेषता का संबंध हो गया, कर्मधारय समास। आगे हम यदि बात करें तो इसमें आ जाता है, में जो हम पहचान रखेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। इससे पहले अविभाव समास पढ़ा तो प्रथम पद था, तत्पुरुष समास पढ़ा तो उसमें उत्तर पद प्रधान था। परंतु कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। विशेषण और विशेष्य में संबंध प्रकट करेगा, गुणों की विशेषता बताएगा, या फिर गुणों में कह सकते हैं हम, ये समानता प्रकट
करता है। कौन? कर्मधारय समास। देखते हैं हम कैसे प्रकट करता है। जैसे मैंने एक नाम दिया नीलोत्पल, नीलोत्पल, ठीक है। जब मैं इसका समास विग्रह करूंगा, समास विग्रह यदि हम करें तो आ जाती है नीला उत्पल, नीला उत्पल। उत्पल का मतलब होता है कमल, उत्पल का मतलब होता है कमल, और नीला देखिए ये इसके रंग की विशेषता बता रहा है, ठीक है, यानी कि कमल कैसा है? नीला है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कमल की क्या बता दिया? कमल का गुण बता दिया, इसने एक विशेषता प्रकट कर दी कि कमल कैसा है आपका? कमल है नीला। तो नीलोत्पल, नीला है जो कमल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कमल है जो नीला, नीलोत्पल, ठीक है। एक पहचान के तौर पे बता रहा हूं कि कर्मधारय समास गुणों की विशेषता भी प्रकट करेगा, विशेषण और विशेष्य में संबंध बताएगा, दोनों पद प्रधान होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर ये नहीं है तो खाली कमल हो जाएगा, उसके गुण की कोई विशेषता वैल्यू ही नहीं रही, ठीक है। या फिर नीला, क्या है नीला, कौन है नीला, इस प्रकार का आपको यहां से जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों पद प्रधान होते हैं। एक और पहचान हम यहां से रख सकते हैं, है जो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो, ठीक है ना। नीला है जो कमल, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर? कर्मधारय समास हो जाएगा। इस समास में अधिकतर आपको रूपक अलंकार, रूपक और उपमा जो अलंकार होते हैं आपके, उनके उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे जो रूपक और उपमा अलंकार होते हैं अधिकतर, उसके उदाहरण भी आपको देखने को मिलते हैं किसमें? कर्मधारय समास में। क्लियर यहां तक? जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको देता हूं, साथ के साथ आप इसको जो है नोट करते चलें। अब हम एग्जांपल दे देते हैं हम आपको, तो देता हूं जैसे महापुरुष, महापुरुष मैंने कहा महापुरुष, महापुरुष, तो यहां से बन जाएगा महान है जो पुरुष, यानी कि पुरुष की उसने क्या बता दी? विशेषता बता दी। इस शब्द में पुरुष की विशेषता प्रकट की जा रही है। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो का जिक्र आ गया, ठीक है ना, और पुरुष की विशेषता बता दी, दोनों पहचान हो जाती हैं। तो कौन सा समास आ जाता है? कर्मधारय समास आपका आ जाता है। आगे बात करेंगे महात्मा, 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 ठीक है ना। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। विवाहिता, विवाहिता, एक शब्द आ जाएगा विवाहिता। स्त्री है जो विवाहित, स्त्री है जो विवाहित, तो क्या आ जाएगा? विवाहिता। जो भी स्त्री विवाहित उसको कहते हैं विवाहिता। पाषाण हृदय, नेक्स्ट आ जाएगा आपका पाषाण हृदय, पाषाण हृदय। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि जिसका हृदय क्या हो? पत्थर हो। पाषाण हृदय, पाषाण है जिसका हृदय, पाषाण है जो हृदय, पाषाण है जो हृदय, यानी कि जो हृदय आपका पाषाण है वो होगा आपका पाषाण हृदय, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। नरसिंह, एक नाम आ जाता है नरसिंह, नरसिंह, सिंह है जो नर, सिंह है जो नर, सिंह है जो नर आपका। है जो का यहां पर भी जिक्र आया, है जो का जिक्र यहां भी आ गया, है जो। तो है जो से पहचान रखेंगे, जहां पर भी आपका है जो का जिक्र आ जाएगा वह आपका कर्मधारय समास होता है। वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। या फिर विशेषण और विशेषता का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे मैंने एक नाम और दे देता हूं चंद्रमुख, क्या दे देते हैं? चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, के समान। अभी मैंने जिक्र किया था कि कर्मधारय समास में आपका जो रूपक अलंकार होते हैं, ठीक है, उनका भी जिक्र किया जाता है, रूपक और आपके जो उपमा अलंकार। चंद्रमुख, चंद्र है जिसका मुख के समान, या चंद्र है जो मुख के समान, चंद्र है जो मुख, ठीक है ना, या मुख है जो चंद्र के समान। इस प्रकार से है जो का जिक्र आया और एक विशेषता यहां से प्रकट कर दी, तो ये आपका क्या कहलाया? कर्मधारय समास कहलाया, ठीक है, कर्मधारय समास कहलाया। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका द्वंद्व समास, आगे आ जाता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास में देखेंगे, द्वंद्व समास में आ जाता है आपका, नेक्स्ट आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हम जो जिक्र करते हैं द्वंद्व समास, इसमें या और या फिर आप ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को जब मैंने आपको चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ाया था, कामता प्रसाद गुरुजी के माध्यम से जो वे चिन्ह दिए गए थे उनको पढ़ाया था, तो इसको कहते हैं संयोजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? संयोजक चिन्ह। अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस वाला चिन्ह, यानी कि स्पेस दिया होता है दो शब्दों के बीच में। याद रखेंगे द्वंद्व समास, एग्जाम यूपी टेट के अंदर यह आया हुआ था कि बताइए वहां दो शब्दों के बीच, दो शब्द जिसमें प्रधान होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि जिसमें दो शब्द प्रधान होते हैं, जिसमें दो शब्द प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? आपका ऑप्शन दे रखा था आपका जो है अवयवी भाव समास। बी ऑप्शन में दिया हुआ था द्वंद्व समास। सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था, इसमें अविभाव आ गया, तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष समास। और डी ऑप्शन दिया हुआ था आपका कर्मधारय समास। तो इसमें बताना है आपने कि, ठीक है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन था आपका कि जिसमें दो शब्द प्रधान होते हैं, कौन सा समास उसमें होता है? तो अभी मैंने बताया था दो पद जिसमें प्रधान हो वो होता है आपका कर्मधारय समास, परंतु इसमें पूछा है दो शब्द। क्या पूछा है? दो शब्द, तो वो हो जाता है आपका जिसमें दो शब्द प्रधान हो। अब आप आंसर दे देंगे, दो शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है ना। दोनों शब्दों का एक अहम रोल दिया होता है, दोनों ही शब्द मुख्य होते हैं, तो द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। तो द्वंद्व समास कहलाया या और एक संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, स्पेस का प्रयोग कर दिया गया, तो वहां पर होते हैं आपके द्वंद्व समास। देखते हैं कैसे आपके द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में द्वंद्व समास, ठीक है ना। तो ये तीन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या और या फिर आपका संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं दो शब्द प्रधान हो जिसमें द्वंद्व समास आपका कहलाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, जैसे राधा कृष्ण। जब भी मैंने एक चीज बताई थी, जोड़ता है राधा और कृष्ण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राधा और कृष्ण, ठीक है ना। राधा और कृष्ण। लाभ हानि, जहां पर आपका विलोम शब्द भी प्रयोग हो वहां पर भी आपका द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। जहां पर विलोम शब्द दिए हो, दो विलोम शब्दों के बीच भी आपका क्या होता है? द्वंद्व समास ही पाया जाता है। लाभ हानि, तो लाभ हानि हमने ऐसे विसर्ग करके लगाया, तो सॉरी संयोजक चिन्ह लगा दिया, लाभ और हानि, एक संयोजक चिन्ह इसमें लगाया और हमने कहा लाभ और हानि। तो यहां पर भी क्या प्रयोग हो रहा है? आपका द्वंद्व समास ही प्रयोग हो रहा है। दो शब्द क्या होते हैं इसमें? प्रधान होते हैं। अब या का या फिर लाभ या हानि, लाभ और हानि, संयोजक चिन्ह लगा देते हैं, लाभ हानि। रात दिन, एक आ जाता है आपका रात और दिन, या फिर रात या दिन। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास मिलता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है माता पिता में किस प्रकार का समास दिया है? तो द्वंद्व समास होता है माता और संयोजक चिन्ह लगा दिया गया पिता, या फिर हम कह सकते हैं माता और पिता। इसमें इन शब्दों में कौन सा समास प्रयोग किया गया? द्वंद्व समास प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्द प्रधान होते हैं। यदि पूछ लिया जाए दो पद प्रधान हो, जिसमें दो पद प्रधान होते हैं, वह किस प्रकार का समास होता है? वह होता है आपका कर्मधारय समास। यदि पूछ लिया जाए ऐसे समास बताइए जिस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, अविभाव समास और तत्पुरुष समास की मैंने आपको कविता के माध्यम से याद कराया था, एक विभक्ति के रूप में होते हैं,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का भाव, ठीक है, संबंध का की के अधिकरण में पर। क्लियर यहां तक? वीडियो को लाइक कर दे। चलिए आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आ जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है ना, द्विगु समास आ जाता है नेक्स्ट आपका द्विगु समास। अब हम द्विगु समास को देखते हैं। द्विगु समास आ जाता है द्विगु समास। यह समास आपका संख्यावाची होता है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहां पर भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। संख्यावाची, और वहां पर हमें गलत करके नहीं आना। संख्यावाची, ये द्विगु जो समास होता है कैसे होते हैं? संख्यावाची होते हैं ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत में संख्या दी हो। एक प्रकार से संख्या हमें एक अनुभव होता है, वहीं से नाम से ही पता चलता है कि ये संख्या है, ठीक है ना। ठीक है, संख्यावाची कहा गया इनको। जैसे हम कह सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, हमने कहा त्रिभुज, तो ये त्रिभुज एक ऐसा शब्द है। त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, ठीक है ना, तो तीन संख्यावाची प्रयोग हो गया आपका। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति होती है जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति संख्यावाची हो गया। सर इसमें दे दिया, जैसे आपका आ गया पंचरात्र, पंचरात्र, पंचरात, पांच रातों का समूह, पंचरात, पांच रातों का समूह, पांच रातों का समूह, समूह। जैसे आपका आ जाता है नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र का क्या हो जाएगा? नौ रातों का समूह, नवरात्र का हो जाएगा नौ रातों का समूह। आगे और आ जाता है, जैसे आपका, ठीक है, पंचरात्र हो गया, नवरात्र हो गया। जैसे आपका सप्ताह, जैसे आपका क्या आ जाता है? सप्ताह आ जाता है। सप्ताह होता है 7 दिन का समूह। सप्ताह में आ जाएगा। त्रिशूल आ जाएगा। त्रिशूल क्या होते हैं? 3 शूल दिए हुए थे, 3 नोकधारी, एक हथियार होता है शिव जी का, है त्रिशूल, जिसको हम कह सकते हैं क्या होता है? वो आपका त्रिशूल होता है, उसमें 3 शूल दिए होते हैं, तो 3 शूल वाला त्रिशूल बन जाता है। सप्ताह 7 दिन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये होते हैं आपके संख्यावाची, ठीक है ना। जैसे आपका नवरात्र, 9 रातों का समूह, क्या हो जाएगा? नवरात्र 9 रातों का समूह। त्रिशूल आ जाएगा, त्रिशूल, त्रिशूल में आ जाएगा आपका त्रिशूल, 3 शूल वाला, है ना, 3 शूल वाला, एक ऐसा हथियार 3 शूल वाला, ठीक है ना, त्रिशूल आ जाएगा। या एक याद रख सकते हैं हम, तिराहा, 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 जिस पर 3 रास्ते, ठीक है ना, 3 रास्ते जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, वो होता है आपका तिराहा। 3 राहों वाला, राह का मतलब होता है रास्ता, 3 रास्तों वाला या 3 राहों वाला, ठीक है ना, वो होता है आपका तिराहा। तो इस प्रकार के जो भी आपको शब्द मिले वहां पर आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास आपका वहां पर देखने को मिलता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट आगे आ जाता है बहुव्रीहि समास। देखिए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में एक कंफ्यूजन पैदा होता है, उसको हम अभी जब बहुव्रीहि समास को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा तब वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ तो होता है परंतु मुख्यतः एक किसी विशेष व्यक्ति या विशेष कोई एक ऐसा शब्द जिसकी ओर वो इशारा करते हैं, वो अपने आप में एक विशेष होता है। क्लियर? वो क्या होता है? वो विशेष होता है, उसकी ओर वो इशारा करते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी तीसरे शब्द या फिर तीसरे किसी विशेष शब्द की ओर इशारा करें, बहुव्रीहि समास वहां पर आपका पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, हम लिख सकते हैं यहां पर तीसरे शब्द जो कि क्या हो? विशेष हो। तीसरा शब्द जो क्या हो? अपने आप में विशेष हो, की ओर इशारा, की ओर क्या करता है? इशारा करता है। ऐसे शब्द, तो उनमें क्या होता है? आपका बहुव्रीहि समास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुव्रीहि समास पाया जाता है।
जल्दी से वीडियो को जरा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। चलिए तीसरे शब्द विशेष की ओर इशारा करते हैं तो वे होते हैं आपके बहुव्रीहि समास। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, दशानन, दशानन, दशानन। दशानन का मतलब 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं, 10 हैं सिर जिसके। तो किसी एक विशेष विशेष कोई व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा किया गया। दशानन 10 हैं सिर जिसके, हम कह सकते हैं किसके 10 सिर? रावण, रावण। तो रावण के 10 सिर थे, 10 हैं सिर जिसके रावण। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब देखेंगे यहां पर आप कहोगे कि 10, 10 आनंद, 10 सिर वाला संख्या का प्रयोग कर दिया गया, तो द्विगु समास एक बार से मन में आ सकता है कि द्विगु समास। यदि ऑप्शन में द्विगु और दूसरे ऑप्शन में आपका दिया हो बहुव्रीहि, दोनों ही दिए हो, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दिए हो, तो आपको जो आंसर चूज करना है, आंसर जो लगाना है वो बहुव्रीहि समास ही लगाना है। बहुव्रीहि समास ही उसमें 99% आपका सही माना जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज की यदि बात करें, वैसे तो बन जाता है 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला। एक आकृति भी होती है जिसको आप वर्ग भी कह सकते हैं या फिर आयत भी कह सकते हैं, 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला, जैसे हमने त्रिभुज 3 आकृति वाला पढ़ा, तो वो होता है द्विगु, द्विगु समास में आ गया। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की ओर उसने इशारा नहीं किया। चतुर्भुज, यहां पर 4 भुजाएं तो हैं, 4 भुजाएं हैं जिसकी, या 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं जिसकी, इसका मतलब ये हुआ 4 भुजाएं हैं जिसकी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वो अन्य व्यक्ति है जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी भी हो जाते हैं 4 भुजाएं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका आ जाते हैं हरि, विष्णु जी, ठीक है ना, यहाँ पर विष्णु जी आ जाएंगे 4 भुजाओं वाले। चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर का जिक्र किया तो इसमें भी आपके कौन आ जाते हैं? विष्णु जी आ जाते हैं चक्रधर में, जिनके पास है क्या? चक्र है, जिनके पास विष्णुधर। तो लेकिन यहां से जो ये क्रिएट करता है आपका कंफ्यूजन, संख्या वाला, यदि आपको दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं तो आप जो आंसर लगाएंगे वो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। बहुव्रीहि आपका एग्जिट माना गया है, ठीक है। यदि बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो द्विगु आपको ऑप्शन में एग्जामिनर की तरफ से दिया जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो दशानन, चतुर्भुज, चक्रधर हो गया, लंबोदर। अन्य उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे हो गया आपका लंबोदर। क्या हो जाता है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। बताइए लंबोदर कौन है? तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, जिसे हम कह सकते हैं गणेश। क्या कह सकते हैं? गणेश जी। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। आगे हम बात करेंगे अनहोनी, न होने वाली घटना। देखिए अनहोनी, अनहोनी ये एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि कोई एक विशेष की ओर इशारा कर रहा है। अनहोनी की न होने वाली घटना, कि भाई कोई भी ऐसी घटना ना हो, ठीक है, न होने वाली घटना। तो यदि वो हो जाए तो कहते हैं ओहो ये क्या अनहोनी हो गई। तो अनहोनी न होने वाली घटना, ये एक विशेष घटना होती है जो एक विशेष प्रकार से होती है वो घटना, और उसको हम कह देते हैं क्या? ये भाई अनहोनी हो चुकी है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी अनहोनी हो गई। तो चलिए बहुव्रीहि समास में ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम कुछ आपका टेस्ट ले लेते हैं, आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो ये आपके समास हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास हमने पढ़ लिया, एक बार रिपीट कर लें। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में भी हमने कई समास पढ़े आपके। कर्ता ने कर्म को करण से, करण संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध का की के अधिकरण में पर, इस प्रकार से। और अविभाव समास में पढ़े, ठीक है, जो लिंग वचन के द्वारा जो है चेंज नहीं होते। फिर हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जो, ठीक है ना, है जो या फिर के समान विशेषण और विशेषता का प्रकट करता है कर्मधारय समास में। फिर आ जाता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में हमने पढ़ा जो संख्यावाची होते हैं, संख्या प्रकट करते हैं, वो द्विगु समास कहलाते हैं आपके। फिर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था आपका
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने क्या देखा? द्वंद्व समास में देखा कि संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं और या का प्रयोग करते हैं। इनका अधिकतर विलोम शब्दों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं क्या आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्द होते हैं जो तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तो क्लियर यहां तक? तो ये आपका समास का टॉपिक यहां तक तो हो जाता है क्लियर। अब हम साथ साथ में कुछ पांच 7 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, 5 या आपके 4 क्वेश्चन जो भी होंगे आपके इंक्लूड कराते हैं इसमें, और आपने जो है इसका आंसर देना है। चलिए कुछ क्वेश्चनों को हम उठाते हैं और देखते हैं, और बताना है आप सभी ने। मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, जैसे आपका हो गया पंचानन। ठीक है, पंचानन। पंचानन, पंचानन में आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा समास होता है। पंचानन, पंचानन में बताना है कौन सा समास होता है। ठीक है, शोकाकुल। शोकाकुल, शोकाकुल में बताना है कौन सा समास है। शोकाकुल। नीलगाय। नीलगाय, नीलगाय में बताना है कौन सा समास। नीलगाय। नेक्स्ट आ जाता है देशभक्त। देशभक्त, देशभक्त। पंचपत्र। पंचपत्र, पंचपत्र। इनमें आपने बताना है कि कौन कौन से समास है। तो देखिए पहचानिए बिल्कुल अच्छे से। पंचानन, 5 हैं सिर जिसके। पंचानन, 5 है सिर जिसके, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो यहां पर आ जाता है बहुव्रीहि समास। क्या आ जाता है? बहुव्रीहि समास। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोक से आकुल, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आ जाता है करण। शोक से आकुल। नील गाय, नीली है जो गाय। नीली है जो गाय, है जो का जिक्र किया तो विशेषण और विशेष से प्रकट हो गया, और विशेषण और विशेष से आपका किस में आता है? कर्मधारय समास में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देशभक्त की। तो देश, देश से भक्ति, यानी कि जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, देश से भक्ति होती है, तो वो कहलाता है आपका देशभक्त। तो यहां पर भी आपका आ जाता है तत्पुरुष समास ही आ जाता है। पंचपत्र, पंचपत्र, पंचपत्र का मतलब 5 पत्ते। ठीक है ना, पंचपत्र होता है, तो पंचपत्र में भी आपका कौन सा समास आ जाता है? पंचपत्र, 5 पत्ते। तो यहां पर आपका आ जाता है द्विगु समास। ठीक है ना, कौन सा समास आ जाता है? द्विगु समास आ जाता है। और यहां पर आपका पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से आज जो आपका टॉपिक क्लियर होता है वो समास का टॉपिक क्लियर हो जाता है। कल हम पूरे समास के जो चैप्टर होगा उसको PDF के माध्यम से जो है टेस्ट करेंगे शाम 5 बजे। ठीक है, डेली क्लासेस में। तो आज का यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। अपनी मेहनत एक अच्छे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से मेहनत करते रहिए। हिंदी का ये मैं पूरा दावा करता हूं कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन SSC GD में लेकर के आएंगे। यूपी पुलिस हो, UPSI हो, पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी जिम्मेवारी रहेगी। पूरे क्वेश्चन हम करते चलेंगे, साथ ही साथ बने रहेंगे, नोट्स बनाते चले और उनको साथ के साथ रिवाइज करते चले। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, रटने में विश्वास ना रखें बिल्कुल भी। समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, बार बार लिख करके उसको जो है याद रखने का प्रयास करें। जैसे मैंने आज अभी आपको पढ़ाया है, क्या आपका समास का जो एक टॉपिक पढ़ाया है, और समास को हम देखें तो समास हमने पढ़ा नंबर 1 ये पढ़ लिया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 1 हमने पढ़ा अविभाव समास। पहचान क्या होती है? ये पहचान होती है इसकी जिसमें लिंग वचन न बदले, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा आ जाता है तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा आ जाता है कर्मधारय समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा आ जाता है आपका ये आपका द्वंद्व समास, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। नंबर 5 आ जाता है आपका द्विगु समास, संख्यावाची होता है। नंबर 6 पे आ जाता है आपका बहुव्रीहि समास, जो कि व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करता है। इस प्रकार से जब हम टॉपिक को बिल्कुल एक एक चीज को एक शॉर्ट नोट के तौर पर याद करेंगे तो बिल्कुल अवश्य ही वो बहुत अच्छे से याद होता चला जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे, तैयारी करते रहे। जय हिंद। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे, अपना सपोर्ट बना दे। जय हिंद, जय भारत।